लेकिन डेफिनेटली अगर आप पूरे फोकस होकर के विजुलाइज करते हैं दिन रात अपनी सफलता को, उसी के बारे में सोचते हैं, जिसे मैं कहता हूं एक ताना ध्यानम। अगर एक ताना ध्यानम आपका जो 100% फोकस अपनी सफलता के ऊपर है तो आप डेफिनेटली उसे जरूर, दैट इज द रीजन वो सफलता के मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे मेरा ऐसा मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता, लेकिन सफलता आने से पहले ही वो क्विट। एज अ लीडर मेरा रोल क्या है? मेरा रोल पहली बात तो उनको सही और गलत समझाना होगा, पहली बात। ट्रू। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है, देखिए लोग बहुत ज्यादा, मैं उन्हें ये कहता हूं कि बी प्रोफेशनल। अल्टीमेटली आप किसी की लाइफ में इतने मत घुसो कि जिससे ट्रबल क्रिएट हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जी टॉक्स के एक और बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, आज का दिन बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हमारे बीच में एक सुपर स्पेशल पर्सनालिटी, ग्रेट नेटवर्कर, इंस्पिरेशन टू मिलियंस, मिस्टर सिद्धार्थ जी हमारे बीच में हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल से, एंड इट्स रियली प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू हियर जी टॉक्स के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। थैंक यू जयवीर जी। सिद्धार्थ जी की जो जर्नी है या जो सफलता है उसके बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है ये मौका मैं छोड़ूंगा नहीं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का इस्तेमाल करना चाहूँगा बजाय के, क्योंकि उनके बारे में उनकी सक्सेस किसी से छुपी नहीं है, तो हम जानना चाहेंगे। इससे पहले मैं शुरू करूँ सिद्धार्थ जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा। आज शायद 23-24 साल हो गए जी, 22-23 हो जाएंगे अप्रैल में। 23 साल। सो आफ्टर 23 ईयर्स अगर मैं आज आपसे पूछूं कि व्हाट इज MLM फॉर यू? MLM is passion for me, first of all, and MLM is a way of life for me। एक जीवन जीने का तरीका है और एक ऐसा सिस्टम है जो एक साधारण आदमी को मौका देता है असाधारण जीवन जीने का। और अगर हम अपना कार्य सही से करें तो हम एक ऐसे सफलता के मुकाम पे पहुंचते हैं जहां ना सिर्फ हमें मटेरियलिस्टिक सफलता मिलती है, बल्कि उसके साथ साथ हम बहुत से लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी। ग्रेट, वंडरफुल। आपने मेरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी साथ ही में दे दिया। मैंने दूसरा प्रश्न वैसे लिखा हुआ था, लेकिन दोबारा से एक बार चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा सा और रोशनी डालें। जैसा आपने कहा, ये बड़ा कॉमन हम बोलते हैं, सुनते हैं कि MLM इज़ अ वे ऑफ लाइफ, और आपने कहा कि हम औरों को हेल्प करते हैं। इंडिविजुअल के लिए हाउ इट इज़ वे ऑफ लाइफ, मतलब? जयवीर जी, जैसे मेरा ऐसा मानना है, अभी वे ऑफ लाइफ के बारे में कहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग जीवन जीने का एक तरीका है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया में हर व्यक्ति नेटवर्किंग करता है, फ़र्क सिर्फ पेड और अनपेड का होता है। नेटवर्किंग सिंपल है, हम जो भी अनुभव करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस हम शेयर करते हैं अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में। चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर मैंने वो इस्तेमाल किया, उसका जो भी मुझे फ़ायदा हुआ या वो सिस्टम का बेनिफिट हो, जब ये मैं और लोगों के साथ में शेयर करता हूँ तो मुझे उसके पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। नेटवर्किंग के अंदर में आम दुनिया में ये संभव नहीं है। और इसके साथ साथ नेटवर्किंग वे ऑफ लाइफ इस तरीके से है कि आप इसमें जैसा चाहें वैसा जीवन आप जी सकते हैं। आप जितनी चाहें उतनी सफलता अर्जित कर सकते हैं। अगर आपको छुट्टी चाहिए, आपने किसी को एप्लीकेशन अर्जी नहीं देनी, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, आप स्वतंत्रता से अपना जीवन जी सकते हैं इस सिस्टम के तहत। और इसके साथ साथ ऑटोमेटिकली इस बिजनेस में यदि आपको सफल होना है, आप जितने अन्य लोगों को आप सफल बनाते जाएंगे, जितने अन्य लोगों की लाइफ में आप कंट्रीब्यूट करते जाएंगे, उतनी आपकी सफलता के जो आयाम है वो खुद ब खुद बढ़ते चले जाते हैं। ग्रेट, वंडरफुल। सिद्धार्थ जी, जैसे 22 साल पहले जब आपने शुरू किया, लगभग 23 साल पहले जब शुरू किया, तब और अब में अगर हम बात करें तो क्या बदल गया, कितना बदल गया, कितना अच्छा है, कितना बुरा? देखिए, डेफिनेटली बदला तो बहुत कुछ है। मुझे याद आता है 1998 का वो समय, जब मैं इस इंडस्ट्री में नया था। ज़्यादातर ये हमारे देश के लिए ये इंडस्ट्री ही बहुत नई थी उस समय। तो उस समय डेफिनेटली जो सफलता थी वो बहुत छोटी थी और इतने ज़्यादा लोग सफल नहीं थे। लोगों को बिलीव नहीं होता था कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, इसके ज़रिए ऐसा ऐसा कुछ पाया जा सकता है। हम सिर्फ विदेश के लोगों की कहानियाँ सुना करते थे और एक लोगों को नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट समझाने में एक एक घंटा लगता था, उनको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने पड़ते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इतने सारे लोग सफल हैं, चाहे वो हर एक बैकग्राउंड के, चाहे वो हाउसवाइफ हों, चाहे वो नौकरी करने वाले व्यक्ति हों, या कोई अपना कोई बिजनेस पहले करता हो, या कोई स्टूडेंट हो, या कोई रिटायर्ड व्यक्ति हो। आज हर तबके के लोग इस बिजनेस में सफल हैं। सो डेफिनेटली बहुत लोगों ने इस बिजनेस में अद्भुत सफलता पाई है और लोगों को आज ये पता है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है।
लेकिन डेफिनेटली चैलेंज तब कुछ और था, अब कुछ और है। चैलेंज तो खैर हमेशा बना ही रहता है। सो बदला यही है, राइट। एक्सेप्टेंस जो है मैं पहले के मुकाबले देखता हूं तो काफ़ी ज़्यादा है। उस समय मुझे याद है शुरू में लोग मुझसे पूछा करते थे कि ये तो ठीक है आप ये करते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्या करते हैं। तो जब मैं उन्हें कहता था कि मैं एज अ कैरियर मैंने इस बिज़नेस को लिया है, तो सामने वाले व्यक्ति को मेरी बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन आज लोगों के अंदर में बहुत एक्सेप्टेंस है इसको एज अ कैरियर लेने की। बहुत सारे यूथ मैं देखता हूं जो पढ़ाई करके निकलते हैं या पढ़ाई के साथ साथ इसको अडॉप्ट करते हैं, शुरू करते हैं और शुरू से ही वो इसको कैरियर मोड में लेते हैं। और डेफिनेटली ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, भविष्य में और भी ज़्यादा आएंगे और ऐसे बहुत से लोग सफल हुए भी और आगे भी होते रहेंगे। सिद्धार्थ जी, पहले उतना एक्सेप्टेंस नहीं था, बिल्कुल सही आपने कहा, और आज बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। पहले तो मुझे याद आता है कि शादी की जब कहीं बात चलती थी तो डायरेक्ट सेलिंग जो फुल टाइम करियर के रूप में अडॉप्ट करते थे वो भी एक उनकी शादी के लिए भी शायद एक बैरियर था। आज लेकिन शायद वैसी स्थिति नहीं है, आज डिफरेंट है। आपका क्या मानना है? नहीं, डेफिनेटली बिल्कुल। उस समय की मानसिकता ये होती थी कि ये बिजनेस, इसको बिजनेस के रूप में तो पहली बात लोग लेते नहीं थे, क्योंकि एक इंडियन मेंटालिटी थी बिजनेस वो है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हो गया, आपने कोई जगह ले ली, सेटअप बना लिया, स्टाफ रख लिया, उसको आप एज अ बिजनेस लेते थे। लेकिन जहां आपका लगा कुछ नहीं, आपको सेटअप नहीं चाहिए, उसको बिजनेस की एक्सेप्टेंस नहीं होती थी। मोर ओवर इसको एक टेम्पररी तौर पर या एक स्कीम के तौर पर देखा जाता था कि ठीक है थोड़े बहुत पैसे आ गए या थोड़ा बहुत कुछ गेन हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज अगर मैं देखता हूं तो आज डेफिनेटली डिफरेंट माइंडसेट हुआ है। आज बहुत सारे लोग शुरू से ही इसको एज अ कैरियर लेकर के चल रहे हैं, जो कि उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही है, और मैं कहूंगा एज अ कंट्री हमारे लिए बहुत 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 ही बेटर है। ट्रू ट्रू, एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आदमी बोले कि अच्छा नेटवर्किंग कर रहा तो पहले से चला करके रिश्ता लेकर के आ जाएं लोग। डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट। सो लेकिन एक चीज़ जो मैं देखता हूँ लोगों में बहुत कॉमन, मैं आजकल सुनता हूँ, पहले लोग बहुत कहते हैं कि जो पहले आ गए वो अच्छा कर गए, वो अच्छा कमा रहे हैं, अब जो आ रहे हैं उनके लिए शायद उतना संभव नहीं है। जयवीर जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक माइंडसेट है जो शुरू से ही चला आ रहा है। 1998 में जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो जो लोग 95 जिन्होंने 96 में ज्वाइन किया था उनके लिए भी ये लोग बोला करते थे। लेकिन यदि अगर ऐसा कहीं पर भी सत्य होता तो जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, जिन्होंने 1 साल पहले ज्वाइन किया, 2 साल पहले ज्वाइन किया या 3 या 4 या 5 साल पहले ज्वाइन किया, उन्हें तो सफल होना ही नहीं चाहिए था। तो ये एक सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट है, ऐसा सत्य में बिल्कुल भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी हमेशा से थी, सबके लिए है और हमेशा रहेगी। आप देखिए आज अगर हमारे देश की मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 130 करोड़ से ज्यादा है और अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ लोग ऐसे संभावित हैं जो इस बिजनेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मैं उस हिसाब से देखूं तो पूरे हिंदुस्तान भर में मात्र 3% लोग अभी जुड़े हैं। तो 97% लोग यानी कि 97 करोड़ लोग अभी भी एक बेहतर विकल्प की तलाश कर रहे हैं या एक बेहतर कैरियर की तलाश कर रहे हैं या और आगे सफलता पाना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं। तो जहां पर 97 करोड़ लोग इंतजार कर रहे हैं तो वहां अगर किसी का ये माइंडसेट है तो मैं उसको क्या कहूं, मैं तो यही कहूंगा कि एक बहुत ही लिमिटेड या गरीब माइंडसेट है। राइट राइट, ईश्वर उसको सद्बुद्धि दे। और दूसरा, ये तो आपने आज की परिस्थिति बताई, ये पॉपुलेशन तो डे बाय डे बढ़ी रही है, ये संख्या बढ़ी रही है। डेफिनेटली। तो मतलब आपका ये मानना, आज भी हमारे पास उदाहरण है ऐसे जो कि बिल्कुल नया है इंडस्ट्री में, जिसने शायद पहले कभी नेटवर्किंग नहीं की, वो भी अगर आज ज्वाइन करे तो वो भी सक्सेसफुल हो सकता है आज भी? डेफिनेटली, वाई नॉट। देखिए, ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति साधारण से असाधारण बन सकता है। आप तो जानते ही हैं, बस कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं और यदि वो करेंगे, ये बिजनेस हर एक व्यक्ति को मौका देता है अपनी डेस्टिनी को चेंज करने का। मौका जितना 20 साल पहले था उतना आज है और बल्कि और भी ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप पहले के मुकाबले देखें, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बड़ा है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, सक्सेस बहुत ज़्यादा बड़ी है। उस समय आप गिनती पर, आप उंगलियों पर गिन सकते थे जो लोग सफल थे वाकई में। लेकिन आज यदि आप देखें तो उदाहरण की कमी नहीं है, एक से एक लोगों की लाइन लगी हुई है और हर एक बैकग्राउंड के लोग सफल हैं। चाहे वो नौकरी करने वाले लोग हों, मिडिल एज लोग हों या बिल्कुल यंग हों या रिटायर्ड लोग हों या हाउसवाइफ हों या कोई अन्य बिजनेस पहले करते हों, तो हर एक तबके के लोग आए, इस बिजनेस में सफल हुए और उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया, एक बेंचमार्क सेट किया कि इस इंडस्ट्री में यदि कोई भी व्यक्ति कार्य करे तो वो कुछ भी बन सकता है। ट्रू ट्रू ट्रू, ग्रेट। बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे उदाहरण हैं और नाम अगर हम देना चाहें तो हर प्रोफेशन, शायद प्रोफेशन कम पड़ जाएंगे लेकिन स्टोरीज कम नहीं पड़ेंगी। ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल। सिद्धार्थ जी, एक चीज़ मैं और देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय के अंदर एक बड़ा चलन चला है कि
हॉपिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, तो क्या मतलब वो सही है या आपका क्या राय है उसमें, मतलब व्हाट डू यू थिंक? जयवीर जी, सही तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए आप यदि आपकी कंपनी का चुनाव सही है, आप ये देखिए कि जिस कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं उसमें कितने लोग सफल हैं। अगर उसमें अच्छी खासी सफल लोगों की कतार है तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म में कमी नहीं है। फिर तो हमें अपने ऊपर काम करना है, खुद को सफल बनाने के लिए काम करना है। लेकिन यदि हम बार बार चेंज करते हैं तो हर बार हमारे लिए चैलेंज बढ़ जाता है, हर बार हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। और एक ही जगह के ऊपर टिक करके यदि काम किया जाए तभी सफलता को आप अपने एक बहुत बड़े मुकाम तक लेके जा सकते हैं। हाँ, ये बात और है कि यदि कोई व्यक्ति एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है जहां प्लेटफॉर्म में ही कमी है तो कई बार स्विच ओवर भी करना पड़ता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आपका प्लेटफॉर्म सही है तो फिर आप पूरी ऊर्जा अपने को सफल बनाने में लगाएं और उस प्लेटफॉर्म का सही उपयोग करें। यही मेरी राय है उन लोगों के लिए जिनके मन में ये विचार आता है। और देखिए, समय होता है, अगर आप आज स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली अगर सही वर्क करेंगे, कई बार रिजल्ट्स मिलने में थोड़ी सी देर हो जाती है, थोड़ा सा विलंब हो जाता है, उसमें कई बार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन अगर कंटिन्यूसली आप फोकस के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप सफलता के मुकाम पर जरूर पहुंचेंगे। राइट। तो मतलब हॉपिंग इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर एक्सेप्शनली कहीं गलत अगर प्लेटफॉर्म चूज कर लिया तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो एडवाइजेबल नहीं है। डेफिनेटली यस। राइट। ग्रेट। एक चीज मैं जरूर जानना चाहूंगा आपसे, मतलब मुझे लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन नहीं होगा इस प्रश्न को पूछने के लिए। किस चीज का रोल ज्यादा है, स्किल का या विल का, सफलता के अंदर? देखिए जयवीर जी, अगर व्यक्ति के पास विल है तो डेफिनेटली वो स्किल पैदा कर सकता है। लेकिन कितनी भी स्किल हो और अगर विल नहीं है तो वो स्किल को आप उपयोग में ही नहीं ला सकते। राइट। तो डेफिनेटली विल का उपयोग जो है वो हमेशा से ज्यादा था, है और रहेगा स्किल के मुकाबले में। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है वो क्या स्किल लेके आता है? वो जीरो स्किल लेके आता है। इट इज ऑल अपॉन हिज विल। अगर डिजायर है तो हर चीज हम सीख सकते हैं जो आज हमें नहीं जानते या जो आज हमें करना नहीं आता। So definitely will in my dictionary is the number one. Absolutely. लेकिन स्किल की भी अपनी अहमियत है। और जवेर जी, स्किल की अहमियत बिल्कुल है, लेकिन स्किल एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है। लेकिन विल अगर नहीं है तो विल को सीखना बहुत मुश्किल है। विल इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जैसे कुछ लोग मैं देखता हूँ सिर्फ विल तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन बस वो विल की वो उतना चार्जअप रहेंगे, उतनी एनर्जी रहती है, लेकिन सीखने में उतना विश्वास नहीं करते हैं। तो क्या उनके लिए आसान होगा करना? और जयवीर जी, मेरा ऐसा मानना है कि जो रियल विल है वो ऑटोमेटिकली स्किल की जगह बना देती है। अगर किसी भी क्षेत्र में आपके पास अथाह विल है सफल होने की तो ऑटोमेटिकली स्किल्स को डेवलप करने लग जाएंगे, आप स्वतः ही ट्रेनिंग में जाने लग जाएंगे। जैसे मुझे याद आता है मेरे समय जब मैं 1998 में इस इंडस्ट्री में आया था तो ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, दिल्ली छोड़ दीजिए, एनसीआर छोड़ दीजिए, जो कहीं पूरे नॉर्थ इंडिया में भी होती हो और मैं वहां ना पहुंचता हूं। और हर ट्रेनिंग में जाना, नोट्स बनाना, उसके बाद उसको रिवाइज करना, इस तरीके से मैंने सीखा है। क्यों? क्योंकि मेरी विल थी। सो जहां विल, जो अगर रियल विल है तो ऑटोमेटिकली स्किल्स आपके अंदर अपने आप आ जाएंगे। और जिनको ये लगता है कि विल उनकी बहुत है, स्किल्स वो डेवलप नहीं कर रहे, तो मैं यही कहूंगा कि विल जो है उसमें ही कमी है। राइट। और कहीं ना कहीं वो विल जो है वो सिर्फ सुपरफिशियल है। सुपरफिशियल है, वो ऊपरी सरफेस एरिया पे, बिल्कुल आपने सही कहा, वो अंदरूनी तौर पर नहीं है। कई बार क्या होता है कि मैं देखता हूं लोग जो हैं ऊपर से बात कुछ और करते हैं लेकिन अंदर से उनका बिलीफ सिस्टम कुछ और होता है। सो अंदर से अगर अंदरूनी तौर पर आपके बिलीफ सिस्टम में विल है तो ऑटोमेटिकली स्किल्स तो आप जनरेट कर ही लेंगे। जी। बहुत बार जो है, अभी तो खैर मैंने बहुत बार सुना, आपने भी सुना होगा कि सर आप तो लकी हो, आप तो फॉर्चुनेट हो कि आप इतना सफल हो गए, और हम लोग तो कर रहे हैं मेहनत लेकिन उतना नहीं मिल पा रहा रिजल्ट। तो व्हाट डू यू थिंक कि मतलब लक रोल प्ले करता है या इंसान का विल और कुछ और प्ले? जयवीर जी, देखिए इसमें होता क्या है, जितने भी लोगों की ये मानसिकता होती है उनका फोकस एक ही जगह पे रहता है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर बिजनेस नहीं हो रहा तो आपसे अपॉइंटमेंट चाहिए। मैं ठीक है जी, आइए बैठिए। उसके बाद हर एक लाइन के ऊपर वो कहते हैं जी हो नहीं रहा, हो नहीं रहा, हो नहीं रहा। तो मैं कहता हूं कि पिछले 10 मिनट में आपने मुझे 20 से 50 दफा ये बोल दिया कि हो नहीं रहा, इसका मतलब आपका फोकस कहां है? आपका फोकस है हो नहीं रहा, रादर देन आपको फोकस रखना है कि जो आप बनना चाहते हैं या
या जहां आप पहुंचना चाहते हैं। सो अगर आप 100% फोकस वहां रखें तो ना होने का तो प्रश्न ही नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि कई बार हमें थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है ड्यू टू मेनी सर्कमस्टांसेस और ड्यू टू मेनी सिचुएशंस, वो जरूर पॉसिबल है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप पूरे फोकस होकर के विजुलाइज करते हैं, दिन रात अपनी सफलता को उसी के बारे में सोचते हैं, जिसे मैं कहता हूं एक तानत ध्यानम। अगर एक तानत ध्यानम आपका जो 100% फोकस अपनी सफलता के ऊपर है तो आप डेफिनेटली उसे जरूर अर्जित करेंगे। सो ट्रू। दूसरा मुझे ये भी लगता है कि आदमी का फोकस इस पे तो है कि हाँ सिद्धार्थ साहब के पास ये गाड़ी है, सिद्धार्थ जी के पास वो चेक्स सुनते हैं, सब देखते हैं, गाड़ी घर बंगला सब दिखता है। लेकिन शायद वो जो हार्डवर्क था, जब आपने 98 में स्टार्ट किया, उस जमाने में जो स्कूटर पे शायद जब हम स्टार्ट आपने किया था, तो वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई वो मेहनत शायद नहीं दिखती। अगर कुछ एक दो एग्जाम्पल आप शेयर कर सके तो बड़ा लोगों को हेल्प होगा। जयवीर जी, आपकी बात के लिए तो पहले मैं कुछ कहूंगा कि देखिए, सास से जो निकली है वो सबने सुनी है, पर सास पे जो गुजरी है वो किसने सुनी है जी। तो डेफिनेटली देखिए, जब मैं इस बिजनेस में आया 1998 में, आप तो जानते हैं मेरे पास एक 2 व्हीलर हुआ करता था और उसी पे मैं ट्रैवल किया करता था। और एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं सिर्फ वही जानते हैं, तो मैं अपने व्यूअर्स को आज ये शेयर करना चाहूँगा। जयवीर जी, उस दौरान मेरे अंकल थे, मेरे रियल अंकल थे, एंड उनके पास उस समय जॉब नहीं थी, तो उन्हें फील्ड जॉब मिला जिसके लिए उन्हें 2 व्हीलर की कंपल्सरी रिक्वायरमेंट थी। तो वो मेरे घर पर आए, उन्होंने जिक्र किया कि ऐसे ऐसे मुझे घर चलाने के लिए ये जॉब बहुत ज़रूरी है और उसके लिए मेरे को 2 व्हीलर की आवश्यकता है। तो मैंने अपना 2 व्हीलर उनको दे दिया। मैंने कहा जी, आप अपना परिवार चलाएं, मैं तो बस में भी ट्रैवल कर लूँगा। तो मैंने बस में भी ट्रैवल किया 98 में भी किया। उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजर रहा था। तब मेरे पास एक सेकेंड हैंड लांसर कार हुआ करती थी, और जो कि मैं एक बार मुरादाबाद से नाइट वर्किंग करके आ रहा था, उसमें नीचे कुछ लग गया, उसका इंजन सीज हो गया और मेरे पास 40-50 हज़ार रुपये नहीं थे उसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए। बिल्डअप करना शुरू किया इन 2008। सो तब भी मैंने बस में काम किया, बाइक पे भी काम किया। हमारे एक एरिया मैनेजर हुआ करते थे, उनकी कार पे भी ट्रैवल किया। सो ऐसा दौर बहुत बार आया है। और ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, जैसे आजकल आप देख रहे हैं, फिलहाल अच्छी खासी सर्दी का मौसम है। एक बार मैं यूपी में किसी इंटीरियर में गया काम करने के लिए और शाम तक लौटना था, लेकिन वहाँ ज़्यादा लेट हो गए मीटिंग करते करते, और बस से ही गया था, तब मेरे पास साधन नहीं था। और जिस बस से मैं वापस आ रहा था उसका शीशा टूटा हुआ था। अब इतनी सर्दी में टेम्परेचर होगा कोई 7 या 8 डिग्री, रात में जो गिरा करके 3 या 4 डिग्री पहुंच जाता है। तो जब शीशा उसका था ही नहीं, तो इतनी ज़्यादा मेरे को हवा लग रही थी और मेरे पास कुछ था नहीं जिससे मैं अपने को कवर कर सकूं। इतनी ज़्यादा ठंड मेरी हड्डियों में घुस गई कि मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि सुबह 9 बजे मेरे को लेने के लिए यहाँ आ जा, और एक काम कर, 2 कंबल लेके आई हूँ। तो उसने कहा जी 2 कंबल का आप क्या करोगे, तब तक तो धूप निकल जाएगी। मैंने कहा लेकर आ, मेरे से मत पूछ, मैं क्या करूंगा, मेरी बोन्स तक में हड्डियां, मेरी बोन्स तक में ठंड घुस गई है। सो ऐसा दौर कई बार मैंने देखा है। सो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड शायद ही ऐसा कोई राज्य हो, आप तो जानते हैं, जहां मैंने नेटवर्किंग के लिए ट्रैवल नहीं किया हो, भाषा ना आते हुए भी, चाहे वो चेन्नई रहा हो या आप कर्नाटका रहा हो या वेस्ट में अगर मैं कहूँ तो गुजरात रहा हो या अन्य चीज़ें रही हो। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ये कॉन्टैक्ट का बिजनेस है। मैं तमिलनाडु में सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर के गया था और उसके जरिए इतना नेटवर्क बना। उड़ीसा मैंने सुदर्शन के साथ में शुरू किया था और उसके जरिए इतना नेटवर्क बना। लेकिन ये बना कब, जब 12-12 दिन 15-15 दिन मैंने ट्रैवल किया है कंटिन्यूसली। एक दिन में 3-3 4-4 सिटीज कवर करी हैं। हो सके तो वापस आए, नहीं हुए तो जहां रात हुई वहीं रुक गए। एंड कई बार रात में आंख खुलती थी 2 बजे 3 बजे वॉशरूम जाने के लिए, तो कई बार तो ऐसा हुआ मुझे याद ही नहीं आता था कि मैं हूं कहां पे, और ब्रेन थोड़ी देर बाद काम करता था कि मैं इस शहर में हूं और इस कार्य को करने के लिए आया हूं। सो आई हैव ट्रेवल्ड 15, 20, 25 डेज इन अ मंथ, 28 डेज इन फैक्ट इन अ मंथ ऑल्सो, तब जाकर के लाइक ये नेटवर्क खड़ा हुआ।